प्यारे बच्चों, क्लास 9th के लिए JCRT द्वारा विभिन्न विषय का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया था। उसमें से हम लोग सामाजिक विज्ञान सेट 3 का प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसके पहले मैंने सेट 1 और 2 का वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आंसर बता दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हिंदी A और हिंदी B का भी वीडियो मैंने बना दिया है, तीनों सेट का कंप्लीट, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और सामाजिक विज्ञान के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो कक्षा 9 सेट 3 आपका समय 1.5 घंटा का रहेगा। 15 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है बच्चों। तो चलिए इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन से देश शामिल थे? तो जर्मनी, जापान और इटली। स्लीपर से आप क्या समझते हैं? तो रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं उसे स्लीपर कहते हैं। निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं? तो यह निर्धनता का संकेतक है, यानी यह आय का एक ऐसा स्तर है जिसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। फिर आपका है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकत्र अनाज को उचित मूल्य वाली दुकानों के माध्यम से समाज के सबसे अधिक निर्धनों में वितरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 को। छठा है, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल है। अगला है, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो मानसून में विराम का अर्थ है वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 8वां क्वेश्चन है, नाज़ी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? तो नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था। 9वां नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ? 2 कारण बताइए। तो उस काल को जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना शासन किया उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। इस काल में खेती का खूब विस्तार हुआ जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास का खूब विस्तार किया क्योंकि इनकी खेती से अधिक आय प्राप्त होने की संभावना रहती थी। ख है, इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था इसलिए भी इन व्यावसायिक फसलों की पैदावार को बढ़ावा दिया गया। 10वां क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों है? तो चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं अतएव शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता अधिक समझी जाती है। 11 है, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? तो निसंदेह भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, फसलों की व्यापक बर्बादी के कारण हुए अकाल जैसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। यदि कोई आपदा जैसे बाढ़ आती है तो खाद्यान्नों का कुल उत्पादन एवं आपूर्ति कम हो जाती है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य की कमी उत्पन्न हो जाती है। खाद्य की कमी से खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्यान्न नहीं खरीद पाते। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है तब ऐसी आपदा अति व्यापक क्षेत्र एवं लंबी अवधि के लिए आती है। इससे भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि यह भूखमरी व्यापक स्तर पर होती है तो यह अकाल का रूप ले लेती है। अकाल के दौरान भूखमरी से बड़ी संख्या में लोगों की जानें जाती है। प्रभावित क्षेत्रों में दूषित जल एवं सड़े हुए खाद्यान्न के प्रयोग तथा खाद्य के अभाव में होने वाली कमजोरी के कारण शारीरिक प्रतिरोधी क्षमता में कमी होने से विनाशकारी महामारी फैल जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है? तो किसी लोकतंत्र के लिए एक ऐसी व्यवस्था अपेक्षित होती है जिसके द्वारा जनता नियमित समय अंतराल में अपने प्रतिनिधियों को चुन सकती है तथा यदि चाहे तो उनको बदल भी सकती है। यह व्यवस्था चुनाव कहलाती है। इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनावों को आवश्यक समझा जाता है
चुनाव में मतदाता बहुत से विकल्प बना सकते हैं। क है वे अपने लिए कानूनों को बनाने वाले का चयन कर सकते हैं। दूसरा, वे सरकार बनाने और मुख्य फैसलों को लेने वालों को चुन सकते हैं। तीसरा है उस दल को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून निर्माण में मार्गदर्शक बनेगी। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? तो मानव अधिकार विश्व भर में मानव व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हुआ है। इन अधिकारों का उद्भव मानव की अंतर्निर्मित गरिमा है। विश्व निकाय ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार और उद्घोषित किया। 14 है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्ष का नाम लिखें। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में भी स्थित हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु से 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदा है। ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाकर वन समस्या का हल किया जा सकता है। पहला, वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अति चराई पर रोक लगाई जाए। वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, इसके लिए पूरक साधनों का विकास किया जाए। वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़ों, बीमारियों, आग आदि से सुरक्षित रखा जाए। वनों की उपयोगिता और उसकी महत्ता की जानकारी के लिए जन चेतना व जन जागरण पैदा किया जाए। 16 है, किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध। इस कथन की व्याख्या करें। तो निर्धनता उन्मूलन भारत की आर्थिक विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारक है: आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ भी वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कर दिया। शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है क्योंकि निर्धन लोग का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। तो विभिन्न घटक है। पहला, चुनाव की घोषणा करना। तो चुनाव की प्रक्रिया चुनाव की घोषणा और उसके लिए तिथियां निर्धारित करने से शुरू हो जाती है। चुनाव और उसकी तिथियां की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा होती है। ख है, प्रत्याशियों का चयन। चुनाव में सफलता का ध्यान रखकर विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों के चुने जाने के अवसर अधिक होते, इसलिए प्रत्याशी स्वतंत्र खड़े होने का प्रयत्न नहीं करते। ग है, नामांकन पत्र भरना, उनकी जांच, प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेना तथा मतदान पत्रों का छपाना। एक निर्वाचन तिथि और विभिन्न प्रत्याशियों अपना नाम
पत्र भरते हैं, जब निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी जांच होती है, फिर प्रत्याशियों को अपना नाम वापस लेने का समय दिया जाता है और तब जाकर निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान पत्र छापे जाते हैं। फिर है चुनाव चिन्हों को बांटना। प्रमुख राजनीतिक दलों के अतिरिक्त चुनाव में खड़े होने वाले छोटे मोटे दलों एवं स्वतंत्र खड़े होने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह बांटे जाते ताकि उन्हें पहचानने में वोटरों को सुविधा हो। अंगा है राजनीतिक दलों द्वारा घोषणा पत्रों का जारी करना। तब विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दल अपना अपना घोषणा पत्र जारी करते ताकि वोटर उनकी नीतियों को समझ सके और उन्हें उचित मूल्यांकन के पश्चात अपना वोट दे सके। फिर है मतदान मतों की गणना तथा परिणामों की घोषणा। तब निश्चित तिथि, निश्चित स्थान और निश्चित समय पर मतदान होता है और वोटर अपनी इच्छा अनुसार वोट डालते हैं। मतदान के पश्चात मतों की पेटियां एक निश्चित स्थान पर पहुंच जाती है और वोटों की गिनती के पश्चात परिणामों की घोषणा कर दी जाती है। 18 है प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। तो पहला है तापमान। तापमान की गिरावट वनस्पति के प्रकार और विकास पर प्रभाव डालती है और इसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय तथा अल्पाइन में परिवर्तित कर देती है। तापमान की कमी का प्रभाव हिमालय की ढलानों और 915 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ियों पर पड़ता है। दूसरा है सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी के कारण वृक्ष गर्मियों में तेजी से बढ़ते हैं। अक्षांश ऊंचाई, मौसम तथा दिन की कालावधि का सूर्य की रोशनी की विविधता पर प्रभाव पड़ता है। वर्षा। अग्रवर्ती दक्षिण पश्चिमी मानसून तथा निवर्तमान उत्तर पूर्वी मानसून के फलस्वरूप वर्षा होती है। भारी वर्षा के कारण सघन वनस्पति उगती है। मृदा। तो दलदली वन, स्लैब तथा रेतीले तटीय वन जैसे क्षेत्रों पर होने वाली वनस्पति की किस्म वहाँ की मृदा संबंधी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। भू आकृति। इनका वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मैदानों, पठारों और पर्वतों पर भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। 19 नंबर है भारत का मानचित्र में नेशनल पार्क को चिन्हित करना है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस मैप को देख लीजिए। यहाँ पर है आपका सिमलीपाल, यहाँ पर ठीक, यहाँ पर है आपका मानस और यहाँ पर है आपका काजीरंगा। तो यहाँ आप लोग टिक लगा लीजिएगा बच्चों, बढ़िया से देख लीजिए इसको, यहाँ टिक लगा लीजिए। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सामाजिक विज्ञान सेट 3 भी समाप्त हो गया। आप लोग परीक्षा अच्छे से लिखिएगा, अच्छे नंबरों से पास कीजिए, यही शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।